हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फजान्स रूल क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट के भी लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करते हैं तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात किया था कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है। अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया है, साथ ही साथ आप लास्ट लेक्चर को देख चुके हैं जिसमें हमने फजान्स रूल का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ एक हमने फैक्टर पर भी बात किया था, अगर उन चीज़ों को समझ चुके हैं तो यह लेक्चर आप सभी के लिए ही है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से समझ लेंगे कि फजान्स रूल एक्चुअली होता क्या है। और पिछले लेक्चर्स को भी देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उन लेक्चर्स को नहीं चेकआउट किए हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर आप सभी को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, हमने यह बात पहले ही डिस्कस कर लिया है कि रेजोनेंस क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करना स्टार्ट किया था कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या है। और पोलराइजेशन ऑफ आयंस से रिलेटेड ही हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम कहते हैं फजान्स रूल। और इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो फजान के द्वारा एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें हमारे पास जो कैटायन होता है वह एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन का फिनोमेना पाया जाता है, क्योंकि एनायन का जो शेप होता है, साइज होता है, वह डिस्टर्ब होने लग जाता है, ठीक है। तो ये बातें तो हम पहले से ही जानते हैं। तो अब इसी को ही कंटिन्यू करते हुए फजान ने कहा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर उतना ही अधिक पाया जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग उतना ही अधिक होगा और उसमें शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी उतना अधिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें ही कंटिन्यू किया गया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस को प्रभावित करते हैं, या फिर मैं कहूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस आयनिक कंपाउंड में या उस आयनिक मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर अधिक पाया जाने लग गया। तो इसमें हमने बात करना स्टार्ट किया सबसे पहले पॉइंट पर, जिसमें हमने पढ़ा साइज ऑफ कैटायन के बारे में, कि कैटायन का साइज जितना अधिक होगा उस मॉलिक्यूल में, कैटायन का साइज जितना अधिक होगा, मैंने बोला है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन उतना ही कम होगा, क्योंकि कैटायन का साइज मैंने बोला है बड़ा है। कैटायन का साइज जब छोटा होता है तो वह पोलराइजेशन अधिक करता है, लेकिन अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन कम होगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे पास जो कैटायन होता है उसके पोलराइजिंग पावर होता है, तो जितना छोटा होगा कैटायन उसमें उतना ही अधिक पोलराइजिंग पावर होगा। और इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी डिस्कस किया कि लिथियम जो होता है वह सोडियम की तुलना में अधिक पोलराइजिंग पावर रखता है, और सोडियम जो होता है वह पोटेशियम की तुलना में अधिक पोलराइजिंग पावर रखता है। पोटेशियम जो होता है वह हमारे पास रुबिडियम से, और फिर रुबिडियम जो होता है वह सीजियम से। इस प्रकार हमारे पास एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर या फिर पोलराइजेशन इन एल्कली मेटल्स में हमने देखा, ठीक है, या एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जा सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि साइज ऑफ कैटायन से किस प्रकार से पोलराइजेशन पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि साइज ऑफ एनायन, यानी कि एनायन का साइज अगर बड़ा होता है, छोटा होता है, तो पोलराइजेशन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा दूसरा पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइज ऑफ एनायन, ठीक है। अगर एनायन का साइज हम बड़ा करते हैं, एनायन का साइज हम छोटा करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार से पोलराइजेशन पर प्रभाव पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा
देखो इस बार हम कैटायन का साइज जो है वो फिक्स रखेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार कैटायन का साइज हमने छोटा और बड़ा किया था लेकिन एनायन का साइज हमने फिक्स रखा था। इसी प्रकार ही इस बार हम कैटायन का साइज जो है वो फिक्स रखेंगे, लेकिन इस बार हम एनायन के साइज में डिफरेंस रखेंगे, यानी कि एनायन का साइज इस बार इतना बड़ा एक एनायन है और दूसरा एनायन हमारे पास इतना बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैटायन का साइज फिक्स है, यानी कि हमने एक छोटा सा कैटायन ले लिया है। ठीक है, अब कैटायन के साइज पर हमें बात ही नहीं करना क्योंकि हमें एनायन के साइज पर बात करना है। तो ध्यान रखना कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वही इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बातें हम सभी जानते हैं। तो इसमें भी इसका जो न्यूक्लियस होगा वह इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, यानी कि एनायन का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो न्यूक्लियस होगा वह इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को उतना ही कम पावर से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज बड़ा हो चुका है, यहाँ पर साइज छोटा है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, चूंकि अगर हम छोटे एनायन पर बात कर रहे हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होगा इसके आउटर मोस्ट सेल पर ज़्यादा पावर लगाएगा, जबकि इसका जो न्यूक्लियस होगा वह इसके आउटर मोस्ट सेल पर कम पावर लगाएगा जब हम बड़े एनायन पर बातें करेंगे तब। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि हमारे पास कैटायन का जो साइज है वो तो मैंने फिक्स रखा है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर यह जो कैटायन का न्यूक्लियस होगा वह इस एनायन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो यह चूंकि इस न्यूक्लियस से भी करीब है तो यह न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखेगा, जबकि यहाँ पर इसका जब डिस्टेंस बड़ा हो चुका है तो इस पर कम पावर लग रहा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है यानी कि कैटायन का जो न्यूक्लियस है वह इस इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचने की पावर रखेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर एनायन का साइज बड़ा होता चला जाएगा तो कैटायन जो होगा वह एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही आसानी से खींचने की क्षमता रखेगा, और जब उतनी ही आसानी से खींचेगा तो इसका मतलब हो गया कि पोलराइजेशन अधिक होना शुरू हो जाएगा। अब जब पोलराइजेशन अधिक होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर अधिक पाया जाने लग जाएगा। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर आपको समझनी थी। मतलब कि अगर हम कैटायन का साइज छोटा करते हैं और एनायन का साइज फिक्स रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पोलराइजेशन अधिक होगा। लेकिन अगर हम कैटायन का साइज फिक्स रखते हैं और एनायन का साइज बड़ा करते चले जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पोलराइजेशन अधिक होगा। लेकिन अगर हम एनायन का साइज भी छोटा करने लग जाएं तो ऐसे सिचुएशन में पोलराइजेशन कम होने लग जाता है। ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि एनायन का साइज, ठीक है, एनायन का साइज बड़ा, ठीक है, एनायन का साइज अधिक बड़ा करने पर पोलराइजेशन बढ़ता है। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपली शब्दों में लिख दिया। क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जिससे कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक, तो ये बातें हमने देख लिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहते हैं तो इसमें भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल, इसमें हम क्या करते हैं कि दी ऑर्डर ऑफ हैलाइड एटम्स, ठीक है, या हैलाइड एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल हैलाइड्स पर बातें करने वाला हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम फ्लोरीन पर बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन को मैं निगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि एनायन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है वह और भी हैलोजन एटम्स की तुलना में सबसे छोटा होता है, तो इसलिए इसके पास जो पोलराइजेशन होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोरीन।
क्लोरीन जो होता है वह फ्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन अधिक पाया जाएगा। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, तो उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो साइज होता है वह क्लोरीन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन और भी अधिक पाया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आता है आयोडीन। तो आयोडीन में जो पोलराइजेशन होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है इन सभी हैलोजन एटम्स की तुलना में, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वह बढ़ता चला जाता है। आप अगर हैलोजन एटम के ग्रुप में देखेंगे तो आयोडीन जो होता है वो सबसे निचले पीरियड में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसमें सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में इसमें जो पोलराइजेशन होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हमने किया। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आता है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ऐसा सिचुएशन में पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। कैटायन पर कैटायन पर चार्ज बढ़ने से, इंक्रीज होने से, बढ़ने से उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलराइजेशन अधिक होगा, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जिसकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अब ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। देखो बच्चों, अगर हम सपोज कर ले रहे हैं कि Fe है जिस पर एक सिंगल प्लस है और Fe2 प्लस है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से समझना, चीज़ों को समझोगे तभी आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे। देखो बच्चों, अगर हम सपोज कर रहे हैं कोई भी हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके वैलेंस सेल ये हमारे पास इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए गए। अब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें तो न्यूक्लियस जो है उसमें तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं उसकी संख्या तो अभी भी उतनी ही है, केवल हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो ऐसे सिचुएशन में यह जो प्रोटॉन्स की संख्या है वह उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई है। तो न्यूक्लियस और भी अधिक पावर से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखेगा। एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो और भी अधिक पावर से अपनी तरफ खींचे रखेगा। तो जितना अधिक पावर न्यूक्लियस लगाएगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचे रखने में, उतना ही कैटायन का साइज छोटा होगा। और हमने पहले पॉइंट में यही बात डिस्कस किया था कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसके पास पोलराइजिंग पावर भी उतना ही अधिक होगा और पोलराइजेशन उतना अधिक होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी कैटायन से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि उस पर चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर निकालेंगे तो उस पर प्लस चार्जेस बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब उसके चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे तो उसका जो साइज होगा वह छोटा होता चला जाएगा, और जब साइज छोटा होता चला जाएगा तो पोलराइजेशन अधिक होता चला जाएगा। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए कोशिश किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इन चीज़ों को समझा दिया, अदरवाइज़ इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को ग्रैब करने में, ठीक है। बट यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में चीज़ों को समझ लिया है, तो अब इसे कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, FeCl, ठीक है, FeCl2 में FeCl2, FeCl3 में FeCl3
Cl3 में, ठीक है, पोलराइजेशन अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा। ओके, ये बातें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आप लोग क्या करिए, 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमने अभी 3 पॉइंट से डिस्कस किया है। अभी हमें चौथा पॉइंट पर भी डिस्कशन करना है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन पर, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट में हमने देखा है कि जिस भी कैटायन पर सबसे ज़्यादा पावर होगा वही कैटायन सबसे अधिक पोलराइजेशन को भी शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों पर बात कर लिया है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इसे इरेज करेंगे, फिर उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमने अपने तीसरे पॉइंट पर बात कर लिया। एक और पॉइंट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, पानी वगैरह पीते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो आपका दिमाग काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोर हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप हमारे लेक्चर्स में बोर हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ यह क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं, तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, ठीक है। तो 4th नंबर का पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह भी क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है, इस पर हम बात करते हैं। तो होता क्या है, समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, किसी कैटायन में, किसी कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, किसी में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने से, ठीक है, प्रेजेंट होने से उसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है, ठीक है। ये आप लोगों को अभी शायद ना समझ में आए, आपको मैं यूनिट 3 में पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक आएगा जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, साथ ही साथ एक और पॉइंट भी वहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो वहाँ से आप लोग इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी भी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल से पहले वाले सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उस कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ता है, इस पर हम बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें उन चीज़ों को समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसे यूनिट 3 में जब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। बट यहाँ पर आपको इन चीज़ों को बस नोट डाउन कर लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि किसी भी कैटायन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने से उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है और पोलराइजेशन अधिक हो जाता है, और पोलराइजेशन अधिक हो जाता
ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो आइए चलिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो Cu+ होता है, ठीक है, Na+ की तुलना में अधिक पोलराइजिंग पावर शो करता है, ठीक है, शो करता है। ओके, बातें समझ में आए? अभी नहीं समझ में आया होगा, आपको समझाता हूँ। अगर हम Cu+ पर बात कर रहे हैं तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8 और 18। लेकिन जब आप Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 8 आएगा। तो ऐसा सिचुएशन में आप लोगों को यह बात यहाँ से क्लियर होती नज़र में आ रही है कि Cu+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक अलग ही रूल होता है, बट उसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते, नहीं तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बस सिंपल सा लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की बात कही जा रही है तो ऐसा सिचुएशन में उस कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर होगा वो किसी और कैटायन की तुलना में अधिक होगा, और इस वजह से वह पोलराइजेशन अधिक शो करेगा। और ऐसे मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन अधिक होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ से हमने डिस्कस की। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने 4 पॉइंट्स पर डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्या कर रहे हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन को शो करता है कि किस में अधिक होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतनी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। एक और लाइन आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। CuCl में NaCl की तुलना में पोलराइजेशन अधिक होता है, ठीक है, पोलराइजेशन अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। ओके, ये लाइन आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में ही ये बातें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अगेन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बात कर लिया, अपने फजांस रूल को भी यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको तब कराऊंगा जब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताना शुरू करूंगा, और वहाँ पर आपको मैं हर एक यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पर बात करूँगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको हर एक लेक्चर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, उनसे और भी कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स ओपन है, आप लोग वहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा और अच्छा करिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।